हेलो दोस्तों, नमस्कार। साइंस लैब 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे लोको पायलट एग्ज़ाम में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं ऑल शिफ्टों में, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब ये क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम सब जानते हैं कि भाई हमारी जो है ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है और जल्दी इसकी जो है एग्ज़ाम जल्दी इसकी एग्ज़ाम होगी। तो उसमें क्या है कि साइंस के जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं लोको पायलट में, तो उनके रिपीट होने की जो है संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए हम जो है साइंस के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और ये क्वेश्चन जो है ये लोको पायलट में आए हुए क्वेश्चन ही होंगे। 2024 में जो अभी एग्ज़ाम लगी है जस्ट उसी के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि जो आगे एग्ज़ाम आएंगे, अब चाहे वो ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी की हो, उनके सब के लिए जो है रामबाण साबित होंगे ये क्वेश्चन। तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। और उससे पहले सभी दोस्तों, मतलब जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी रासायनिक ऊर्जा। बताओ इनमें से राइट आंसर कौन सा है? ये जो क्वेश्चन है ये 25 तारीख को आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 25 नवंबर को 25 नवंबर को आया हुआ क्वेश्चन है। अधिकतर आज की जो क्लास है उसमें 25 नवंबर के जो है शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन जो आए हैं वहीं आज पढ़ेंगे। कल की क्लास में शिफ्ट सेकंड वाले पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताओ कि पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, गतिज ऊर्जा के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की जो है विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर ए तर्काकार, अशाखित और एकेंद्रीय, ऑप्शन नंबर बी तर्काकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय, या फिर ऑप्शन नंबर सी बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय, या फिर ऑप्शन नंबर डी बेलनाकार, शाखित और बहुकेंद्रीय। बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश कैसा प्रतीत होता है? बताओ, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में, मतलब जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वो उत्तल दर्पण में हो रहा है। जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश कैसा प्रतीत होता है? देखिए उत्तल दर्पण जो है
इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरफ उसमें पॉलिश हुई होती है, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके से इसमें इस तरफ पॉलिश हुई होती है। और ये जो है ये यार तो ये मुख्य अक्ष ये नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। कहने का मतलब जो समांतर आती है ना कोई किरण ऐसे समांतर, तो वो परावर्तन के पश्चात इस तरीके से परावर्तित हो जाती है, लेकिन पीछे की तरफ वो मुख्य फोकस से अपसरित हुई होती प्रतीत होती है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार मान लो मुख्य फोकस ये है, इसे नहीं बना चित्र, कोई बात नहीं। तो राइट आंसर क्या है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए है वक्रता केंद्र से अपसरित, ऑप्शन नंबर बी है मुख्य फोकस से अपसरित, और ऑप्शन नंबर सी है वक्रता केंद्र पर अभिसरित, और ऑप्शन नंबर डी है मुख्य फोकस पर अभिसरित। तो बताओ राइट आंसर क्या है इसका? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जैसा कि बताया है कि मुख्य फोकस से जो है अपसरित होगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? मतलब मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर जो है किसका निर्माण करती है? ऑप्शन नंबर ए परिधीय तंत्रिका तंत्र का, ऑप्शन नंबर बी अंतःस्रावी तंत्र का, या फिर ऑप्शन नंबर सी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का, या ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। बताओ इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिधीय तंत्रिका तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण जो है प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा, या फिर ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जो होता है तो वो किस ऊर्जा के कारण होता है? स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसके परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, तो वो ऊर्जा क्या है? कौन सी ऊर्जा है वो? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? बताओ एटीपी जो है इसका उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? ऑप्शन नंबर ए अंतर्द्रवीय जालिका, ऑप्शन नंबर बी हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी सूत्रकणिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी लेयनकाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूत्रकणिका में। एटीपी का जो उत्पादन है वो सूत्रकणिका में होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तारों का टिमटिमाना की परिघटना से संबंधित है। मतलब ये तारों का जो टिमटिमाना है वो किसकी परिघटना से संबंधित है?
ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के अपवर्तन से, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के परावर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के व्यतिकरण, या ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के विक्षेपण। तो तारों का जो टिमटिमाना है वो किसकी परिघटना है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के परावर्तन के कारण जो है तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर बी विद्युत जनित्र, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय दिक्सूचक, और ऑप्शन नंबर डी विद्युत मोटर। बताओ राइट आंसर क्या है इसका? तो इनमें से ये जो चुंबकीय दिक्सूचक है, ये चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, चुंबकीय दिक्सूचक। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस्त्री मतलब लॉन्ड्री की जो आयरन होती है वो, इस्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? बताओ। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर बी क्रियात्मक प्रभाव पर, या फिर ऑप्शन नंबर सी रासायनिक प्रभाव पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय प्रभाव पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय प्रभाव पर। ऊष्मीय प्रभाव पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर 10 kg द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा है। ऑप्शन नंबर ए 7.5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी 4 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी 25 न्यूटन और ऑप्शन नंबर डी 12.5 न्यूटन। बताओ। तो इसमें जो है बल की आवश्यक बल की मात्रा निकालनी है, और बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, F बराबर ma। और ये जो 10 kg है, ये जो है द्रव्यमान का मान है, मतलब m का मान हो गया, और 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये हो गया त्वरण का मान, मतलब a का मान। तो m के स्थान पर तो आ जाएगा 10 kg, और a के स्थान पर जो है वो आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना जाएगा? 2.5, तो 2.5 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 को 2.5 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 25 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 25 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, 25 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 25 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11, यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मतलब तो यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसको क्या कहते हैं? बताओ।
ऑप्शन नंबर ए समजातीय श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी समावयवी, ऑप्शन नंबर सी विषम जातीय श्रेणी और ऑप्शन नंबर डी श्रृंखला। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें जो कार्बन श्रृंखला है, उसमें जो कार्बन श्रृंखला तो उसमें हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन को जो है एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करेगा, मतलब हटाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं समजातीय श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक मतलब अम्ल मतलब HCl जो है जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब H2O के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या प्राप्त होता है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर, तो ये जब अभिक्रिया करता है तो एक तो यहाँ पर जो है H3O, एक तो ये प्राप्त होता है H3O प्लस, ठीक है, ये उत्पाद के रूप में बनते हैं, और एक बनता है यहाँ पर क्लोरीन गैस यहाँ पर जो है मुक्त होती है, Cl माइनस। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। H3O प्लस और Cl माइनस दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है? जेली जो होती है उसकी स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त मतलब डिस्प्रेस्ड फेज, कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है? ऑप्शन नंबर ए गैस प्रावस्था, ऑप्शन नंबर बी द्रव प्रावस्था, या फिर ऑप्शन नंबर सी ठोस प्रावस्था, या फिर ऑप्शन नंबर डी ठोस और द्रव दोनों प्रावस्था। जेली की स्थिति में बताओ इनमें से कौन सी डिस्प्रेस्ड फेज है? डिस्प्रेस्ड फेज कौन सा है इसमें से? तो हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, क्योंकि द्रव प्रावस्था जो है वो इसमें से डिस्प्रेस्ड फेस है। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर वी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया, ये जो है इन दोनों की जब अपक्रिया कराते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड की और NH3 की, तो कॉपर प्लस नाइट्रोजन और जल जो H2O है ये प्राप्त होता है। के लिए सही संतुलित अभिक्रिया का चयन कीजिए। ये जो है इनको संतुलित करना है। संतुलित कैसे करते हैं बताओ? संतुलित करते हैं हम जैसे कि कॉपर, ये जो तीर का निशान है इसके इधर तो होता है उत्पाद, ठीक है, और इधर जो है ये होते हैं इसमें जो भाग लेने वाले। तीर के निशान के दोनों तरफ जो है द्रव्यमान, कहने का मतलब ये है कि जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं हम, तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहता है। मतलब जितने द्रव्यमान अभिक्रिया करते टाइम है उतना ही उत्पाद बनते टाइम भी उतना ही जो है द्रव्यमान होना चाहिए। यहाँ पर जो है कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, मतलब कॉपर का जो है द्रव्यमान बिल्कुल सही है। लेकिन इधर जो है नाइट्रोजन 2 है और इधर नाइट्रोजन 1 ही है, ठीक है। तो नाइट्रोजन इधर 1 है तो इसको जो है यहाँ 2 लगा देंगे अपन, ठीक है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन होगी। लेकिन ये जो H3 हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 3 है और 2 से इंटू होने के बाद में 6 हो जाएंगे, जबकि हाइड्रोजन इधर कितने 2 ही है। तो यहाँ से अपन 3 से इधर इंटू कर देंगे तो 6 हाइड्रोजन इधर होगी और 6 हाइड्रोजन ही उधर हो गई। लेकिन अब ये हो रहा है कि भाई
जो ऑक्सीजन भी यहाँ पर 3 हो गई, लेकिन उधर जो है ऑक्सीजन 1 ही है, तो ऑक्सीजन को हम 3 बना देंगे 3 से मल्टीपल करके। अब यहाँ पर कॉपर भी 3 हो गई, तो कॉपर को भी हम यहाँ से 3 बना देंगे। अब ये हो गई संतुलित अभिक्रिया। तो 3CuO प्लस 2NH3, 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2, ये कौन सा ऑप्शन है देख लो। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये 2 में क्या है 3CuO 2NH3 3Cu, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के दूरी पर, यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के, यहाँ पर ये कुछ मिसप्रिंट होगा है, सॉरी, के बाद में यहाँ ये बीच, मतलब यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है, तो उसी सेब को 2x दूरी, अब दूरी यहाँ से चालू हुई, 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको इस तरीके से पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है, तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा। मतलब उसकी जो दूरी है उसको दुगनी कर दी जाए तो उस पर बल कितना लगेगा, बताओ उसका राइट आंसर। जब दूरी दुगनी होगी और बल जो पहले वाला ही है मान लो, तो वो जो बल है वो दूरी के कारण घटकर कितना हो जाएगा, बताओ। वो हो जाएगा F अपॉन 4, F/4 हो जाएगा वो। F/4 कौन सा इसमें से ऑप्शन, ये इसको हटा दो, x को, ये x नहीं है, तो A इज राइट आंसर, F/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। ऑप्शन नंबर बी, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा। या फिर ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। या फिर ऑप्शन नंबर डी, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या। बताओ परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन है उनकी कुल संख्या के बराबर होता है किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, लक्षण निम्नलिखित में से किसके प्रभावित हो सकते हैं। ट्रेस्ट्स जो हैं, ट्रेस्ट्स निम्नलिखित में से किसके प्रभावित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, केवल मातृवंशी नाना नानी डीएनए, या फिर केवल पैतृक डीएनए। ऑप्शन नंबर सी है केवल मात्रक डीएनए, और ऑप्शन नंबर डी है पैतृक डीएनए और मात्रक डीएनए दोनों। कहने का मतलब निम्नलिखित में से जो लक्षण है वो किससे प्रभावित हो सकते हैं, बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
पैतृक डीएनए और मात्रक डीएनए दोनों से जो है लक्षण प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, आयरन और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी सोडियम, कैल्शियम और जिंक। ऑप्शन नंबर सी सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम। और ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। बताओ इनमें से कौन सा विकल्प है जो ये दर्शाता है कि ये धातु है वो ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। बताओ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ये जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो सोडियम तो तेल के साथ अभिक्रिया करता है, तीनों ऑप्शन में सोडियम है, इसलिए फिर यही होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन पारितंत्र से संबंधित है? फर्स्ट है इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। सेकंड है सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं। या फिर थर्ड है अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देते हैं। बताओ इसका राइट आंसर। तो इसमें जो है जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल सही है ये पारितंत्र के लिए। और सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है। तो इसका तो तीनों ही राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। रोज हम 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये। तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग होता है, क्या होता है? या फिर इस सेकंड है स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग होता है। तीसरा है स्त्री केसर का शीर्ष भाग रिक्त स्थान होता है। फोर्थ है अंडाशय में रिक्त स्थान होते हैं। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है, क्या क्या होता है इनमें? तो जी ये है फर्स्ट, स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग क्या होता है? बताओ। तो वो होता है अंडाशय। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग होता है, तो वो होता है वर्तिका। ठीक है। स्त्री केसर का शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग क्या होता है? तो शीर्ष भाग होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र। और अंडाशय में रिक्त होते हैं, इसमें होते हैं बीजांड। ऑप्शन नंबर इसमें बीजांड बी। तो इसमें फर्स्ट में होगा सी, फर्स्ट में सी और डी में है, ए में नहीं है, ठीक है, बी में भी नहीं है, फर्स्ट में सी और डी दोनों में है सी, ठीक है। और सेकंड में होगा इसमें डी, तो सेकंड में डी ओनली डी में है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अपने ये जो 20 क्वेश्चन है ये आज की क्लास इसके साथ कंप्लीट हुई। कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त ये बताए कि भाई क्लास आपको कैसी लगी, और जो भी आपके सहयोगी है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।
और अब जो है रोज़ इसी प्रकार 20-20 क्वेश्चनों की क्लास आएंगी। आप इन क्लासों को ज़रूर देखिए, आपको जो है ग्रुप डी एनटीपीसी में विशेषकर बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सभी दोस्तों को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।